हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। हम यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है उसकी रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे भी और टेस्ट सीरीज़ भी रेगुलर चल रही है। जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है, जिन्होंने भी, वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्लस उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। सो उससे आपका है जो अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन हो जाएगा। 25 क्वेश्चन तक आप इजीली क्रॉस कर पाएंगे। यही राइट टाइम है, अदरवाइज फिर बाद में है जो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए। अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आप शुरू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो पेपर आता है जनरल स्टडीज़ का, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और हम जो टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं रेगुलर, उसमें भी 30 क्वेश्चन ही हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है? इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट और इंडेक्स के नाम से भी पूछा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये अभी 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है। इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ये क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अभी जो भारत की जो रैंकिंग है, इसमें ये 135th रैंक है। भारत का 135वां स्थान है इसमें। और इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ये 2022 की रिपोर्ट है, इसमें पहले नंबर पे रहा है आइसलैंड। इसमें प्रथम स्थान पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस रिपोर्ट में ये भी है कि अभी जो जेंडर गैप है उसको, वैश्विक जो जेंडर गैप है उसको ख़त्म करने में लगभग 132 साल और लगेंगे। मानसिकता बदलने में लगेगा टाइम। अनप्लास्टिक कलेक्टिव यूपीसी अनप्लास्टिक कलेक्टिव पहल की सह स्थापना किसके द्वारा की गई है? देखिए, अभी गवर्नमेंट ने, पिछले साल गवर्नमेंट ने क्या किया था, नोटिफिकेशन निकाल दिया था गजट में कि सिंगल यूज प्लास्टिक को वो 1 जुलाई 2022 से ख़त्म कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, अभी 1 जुलाई से कर दिया है। अब उसी के रेफरेंस में है ये अनप्लास्टिक कलेक्टिव का भी। सिंगल यूज प्लास्टिक या यूनाइटेड नेशन का जो UNEP है, संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, या फिर WWF इंडिया है, इन दोनों ने मिलके और ये अनप्लास्टिक कलेक्टिव शुरू किया है। किसने किया है? एक तो इसमें यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दूसरा इसमें WWF इंडिया है, और तीसरा इसमें एक CII भी है, ये जो भारतीय उद्योग परिसंघ है। ये तीनों ने मिलके और ये सह स्थापना की है इसकी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा CII, UNEP है एक्चुअली, ये डेवलपमेंट नहीं है। WWF इंडिया, इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट और थर्ड, सी। देखिए, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या है कि मोटिवेशन रहता है, सपोर्ट रहता है, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। हाल ही में निम्न में से किस खाड़ी देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज हुआ है? इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको पढ़िएगा अपने हिसाब से भी ज़रूर। अभी ये चर्चा में है काफ़ी ज़ोर शोर से, और उसकी वजह एक और है कि इंडिया में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी, यहाँ पे केरला में
भारत में केरला में इसका पहली पुष्टि हो चुकी है, इसका पहला मरीज मिल चुका है केरला में। अब क्वेश्चन में किस खाड़ी देश में इसका पहला मामला दर्ज हुआ है? खाड़ी देश, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। यूएई में इसका पहला केस मिला है। ये अब तक जो मंकी पॉक्स है, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 16 कंट्रीज में, 16 देशों में 200 से ज़्यादा 200 प्लस लोगों में ये फैल चुका है, इसके केस मिल चुके हैं। मंकी पॉक्स क्या है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मंकी पॉक्स एक जूनोसिस वायरस है। क्या है? जूनोसिस वायरस। जूनोसिस वायरस है ये। जूनोसिस वायरस क्या होता है? जो जानवरों से इंसान में फैलता है वायरस, उसको जूनोसिस वायरस कहते हैं। और ये इसका नाम मंकी पॉक्स है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बंदर से ही फैलता है। ये बंदर के अलावा चूहा, गिलहरी, डॉर्मिस, ये इस तरीके के जानवरों में भी मिलता है। और ये वायरस जनित बीमारी है, वायरस के कारण होती है। और ये जो वायरस है ये किस फैमिली का वायरस है? जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। चेचक में जो वायरस होता है उस चेचक परिवार का ही ये वायरस है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ यहाँ से पता चल गया होगा। फिर भी आप इसको अपडेट रहिएगा इसमें। नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। इनको सही मैच करवाना है, सही से मिलान करना है इनका। ये इधर नेशनल वाटरवेज है और ये रिवर सिस्टम है। कौन सी रिवर से कौन सा वाटरवेज है? इसका नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, ये सही है। गंगा, भागीरथी, हुगली। नेशनल वाटरवे जो सेकंड है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सही है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे है। नेशनल वाटरवे 19, नेशनल वाटरवे जो 19 है ये गोमती रिवर पे नहीं है, ये एक्चुअली कहाँ पे है? बेतवा। गोमती पे नहीं है, बेतवा है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग है 26 कहाँ पे है? चेनाब रिवर, ये करेक्ट है। पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। देखिए इसके साथ साथ एक चीज़ जो अपडेटेड है वो बता देता हूँ मैं। एक्चुअली ये और देख लीजिए कि नेशनल वाटरवे 19 तो बेतवा पे है, गोमती पे नहीं है। लेकिन जो गोमती रिवर है उस पे कौन सा नेशनल वाटरवे है? नेशनल वाटरवे 42, ये ध्यान रखिएगा। अब एक नेशनल वाटरवे से जुड़ा हुआ है जो आपको ध्यान रखना है, IWAI, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इन सब की नोडल एजेंसी है इसको इम्प्लीमेंट वगैरह करने के लिए। 2-3 चीज़ें और जो आपको ध्यान में रखनी है, एक है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो है PM गति शक्ति, PM गति शक्ति। और आपको सागरमाला प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट, इनके बारे में भी जरूर पढ़ना है। सागरमाला, भारतमाला, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट और PM गति शक्ति प्रोजेक्ट, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को जोड़ने का। जो गंगा, भागीरथी, हुगली सिस्टम का वाटरवे है इसको ब्रह्मपुत्र से जोड़ने का काम चल रहा है। और इसको कौन सी एजेंसी देख रही है? दिस वन, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कौन सा प्रोजेक्ट है? इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। एक एक चीज़ को सीरियसली ध्यान रखिएगा। नेशनल वाटरवे 1 को वाटरवे 2 से जोड़ना बहुत बड़ा काम है और इसके लिए ये IWAI इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है।
इस जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। और इसमें है ये किसके तहत किया जा रहा है, किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। चाहे हाईवेज बन रहे हो या वाटरवेज बन रहे हो, वो अभी जो काम हो रहे हैं वो है पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति के ही अंदर हो रहा है। ये एक तरीके से हिस्टोरिकल ट्रेड रूट होगा वाया बांग्लादेश, ये जो जुड़ेगा। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है कि इसके लिए पैसा कौन देगा। बिना पैसे के होगा नहीं, तो गवर्नमेंट तो अपना लगाएगा, जो भी कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का जितना होगा, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड बैंक भी इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट करेगा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा इसको। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप रेगुलर टेस्ट करते रहिए, अगर कोई पोजीशन चेंज होती है, नया भी बनता है, तो वो ज़रूर आपको यहाँ अपडेट करवा दिया जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हमने टेस्ट करवा दिया, उसके बाद कोई चेंज हो गई पोजीशन, कोई अपॉइंटमेंट नया आ गया, तो हम करवाते हैं अपडेट। इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। केंद्र सरकार ने अभी नीति आयोग का नया सीईओ किसको बनाया है। ये जो नए सीईओ बने हैं अभी कौन है, देखिए नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, उसके चेयरमैन हैं। अध्यक्ष कहिए, चेयरमैन कहिए। परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर है, ये नीति आयोग के सीईओ है, नीति आयोग के। विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना कौन है, अभी नया अपॉइंटमेंट में, ये दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। कमलेश नीलकंठ व्यास, कमलेश नीलकंठ व्यास कौन है, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा परमेश्वरन अय्यर, नीति आयोग के नए सीईओ हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए ये टोटल जो बुक हैं 10 बुक लिखी है, उनके नाम देख लीजिएगा। सारी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे काला पानी है, हिंदुत्व है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और भी एक दो बुक हैं इम्पोर्टेंट, वो लिखी है वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1909 में ये प्रकाशित हुई थी पहली बार, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन है INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। और ये किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, जो आनंद मोहन बोस हैं, आनंद मोहन बोस के साथ मिलके और इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1876 में, जुलाई 1876 में, 26 जुलाई 1876 को। और बाद में 1885 में, 1885 में इसको, इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर लिया गया था। बी इसका करेक्ट आंसर है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। एक अंग्रेज था, शायद इंदौर का कलेक्टर था उस टाइम का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, उसने की थी। कॉप 4 मीना माता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। A.O. ह्यूम ने की थी कांग्रेस की। ये
करंट के क्वेश्चन है। कॉप 4 मीना माता सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? देखिए कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टियों के सम्मेलन। इस पर अभी मीना माता सम्मेलन हुआ है। मीना माता सम्मेलन, इसका क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू मरकरी, पारा, ये ध्यान रखिएगा, पारा पर ये मीना माता सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। अभी ये 2022 में ये इंडोनेशिया में हुआ है, मार्च में, बाली इंडोनेशिया में। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन, देखिए आने वाले टाइम में ड्रोन का काफ़ी यूज बढ़ने वाला है, इसलिए इस पे भी थोड़ा आप फोकस रखिएगा। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन ये क्या है? दो चीज़ें, अभी दो प्रतियोगिताएं कहिए या ये शुरू की है सामाजिक प्रभाव के लिए। एक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसने, और नीति आयोग, इन्होंने ये इनके सहयोग से दो चुनौतियों यहाँ शुरू की है, जो है एक तो ड्रोन और दूसरा रोबोटिक्स। ड्रोन और रोबोटिक्स, ये ड्रोन एक्सपीरियंस स्टूडियो है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नीति आयोग, सी। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कहाँ लॉन्च किया है? देखिए पहले मानसून परियोजना कार्यालय भी नहीं था अंतर्राष्ट्रीय, अभी ये लॉन्च हो गया है। ये मानसून परियोजना कार्यालय है, ये लॉन्च किया है नेशनल साइंस डे के मौके पे। नेशनल साइंस डे के मौके पे किया है। ये कहाँ किया है? पुणे में। पुणे में क्या है? पुणे में, जिनको नहीं पता है, पुणे में IITM है, जो मौसम संस्थान है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में, ये ध्यान रखिएगा। और इनडायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय ये भी पुणे में है। इसकी स्थापना क्यों की है? क्योंकि जो इकोनॉमी है उसमें, उसके लिए मानसून की जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर करना है, उसको देखने के हिसाब से इसकी स्थापना की है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? IMPO, इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस, पुणे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए टेस्ट सीरीज में पूरे 30 क्वेश्चन हैं, अभी यहाँ आपको 10 क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।